अगर आप ये देखें कि 4 साल मैंने इस एग्ज़ाम को दिए और 4 साल के तो अटेम्प्ट से साल तो मैंने 5-6 लगा दिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग गया, काफ़ी गलतियां हो गई मेरे से इस सफ़र में। मतलब लिटरली अगर आप मेरे से पूछे तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का अगर आप स्टार्टिंग का प्रिपरेशन देखें तो दैट वाज द बेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने किसी भी स्टैंडर्ड बुक या कोई भी रिसोर्सेज छोड़े नहीं थे पढ़ने के लिए। मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, बट स्टिल मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, क्योंकि इट वाज माय ड्रीम कि आई विल कम एंड क्रैक द एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था संभलने में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं उन सबको सीखती थी, देखती थी, और मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया। तो सेकेंड अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैं उसके बाद काफ़ी डिवास्टेटेड हो गई थी कि अब तो मेरा नहीं होगा। बट जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से, जो मैं अपना बेस्ट दे सकती थी यूपीएससी को। मेरी वाली गलती ना करें, ये डिसबिलीफ ना दिखाएं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. The Vajiram current affairs test series. वाजीराम का भी काफी हेल्प। Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. Really helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello everyone, my name is Prachi Hani. I have secured All India rank 28 in UPSC CSE 2025. This was my fourth attempt. I was not able to clear prelims in my previous attempts, so it was my first mains and first interview. जो भी अगर आप ये देखें कि 4 साल मैंने इस एग्ज़ाम को दिए, 4 साल के तो अटेम्प्ट से साल तो मैंने 5-6 लगा दिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जब भी मैं ये अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग गया, काफ़ी गलतियाँ हो गई मेरे से इस सफ़र में। सो मैं अगर अपनी गलती को अगर समराइज़ करना चाहूँ तो मेरी गलती मैं यही कहूँगी कि प्रीलिम्स वाले स्टेज पे मैं काफ़ी ज़्यादा अटक जा रही थी। तो हर टाइम क्या हो रहा था कि मैं बॉर्डर लाइन पे ही मेरा डिलेमा रहता था कि होगा या नहीं होगा। तो हर बार वाले अटेम्प्ट में मेरा 1 या 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स रह जा रहा था। तो मेरी उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हुई, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं PYQs एनालिसिस तो करती थी, बट मैं PYQs को बस पढ़ने के लिए पढ़ लेती थी कि ये वाला PYQ है, इसके ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। तो मैंने इस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में PYQ किया था। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका कोई भी ऐसा कुछ सब्सटैंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सही तरीका है नहीं PYQ एनालाइज करने का। देन मैं जब सेकेंड अटेम्प्ट में आई तो मैं बहुत श्योर थी कि अब तो मेरा जो भी पढ़ने के लिए भी बचा था मैंने वो सारी चीज़ें भी कर ली है। मतलब लिटरली अगर आप मेरे से पूछे तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का अगर आप स्टार्टिंग का प्रिपरेशन देखें तो दैट वाज द बेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने किसी भी स्टैंडर्ड बुक या कोई भी रिसोर्सेज छोड़े नहीं थे पढ़ने के लिए। मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, बट स्टिल मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि स्टैटिक वाले क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में तो लिमिटेड होते हैं, 25 to 30 क्वेश्चंस ही आते हैं। उसके बाद जो आपका नॉलेज है और जो एलिमिनेशन वाली चीज़ें होती हैं उन सबको करके आप बाकी 70 क्वेश्चंस को करते हैं। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे भी क्या गलती की, जो मैंने PYQ से जो चीज़ें सीखी थी मैं वो चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। और पेपर 2023 वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट, तो पेपर भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आ गया था। तो वहाँ पे जो वो हॉल रूम एंजाइटी होती है वो भी काफ़ी हो गई थी कि अब 1 पेयर 2 पेयर में डिसाइफर कैसे करना है। तो आई थिंक जो PYQ से जो सीखा था वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का स्कोप ज़्यादा मिल नहीं पाया, मुझे नहीं मिल पाया उस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो गलती मेरी रह गई। थर्ड अटेम्प्ट में मैं कहूँगी कि मैंने सब कुछ सीख लिया था, PYQs एनालिसिस करना भी सीख लिया था, कहाँ पे कौन से चीज़ों को देखना है वो सीख लिया था। मैंने सत्यम जैन सर अंडरस्टैंड UPSC की जो MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट वो करवाते हैं वो वाली प्लेलिस्ट भी देखी थी, जहाँ से मुझे समझ आया था कि अगर आप 50-50 क्वेश्चंस में रुकते हो या फंसते हो तो उसको आगे कैसे आना है। बट वहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये जो भी सर बता रहे हैं वो मेरे टाइम पे काम ना करे, या इस क्वेश्चन में काम कर जाए उस क्वेश्चन में काम ना करे। तो मैं बहुत डिसबिलीफ के साथ पेपर में गई थी कि कुछ क्वेश्चंस में उन सारी चीज़ों को अप्लाई किया,
कुछ क्वेश्चन पे मैंने उनको अप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि 2 क्वेश्चन एक ही पेज पे थे, तो मैंने जो PYQ से चीज़ें सीखी थी वो एक पेज पे उस क्वेश्चन पे अप्लाई किया, बट दूसरे पे नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मुझे सेल्फ बिलीफ मेरा बहुत कम था और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये चीज़ें होंगी। मुझे ऐसा लगता था हमेशा मिसनोमर कि जब मैं अप्लाई करूँगी तो वो चीज़ें वैसे टर्न आउट नहीं करेंगी। बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, PYQ एनालिसिस का यही मतलब होता है कि जो चीज़ें, जो पैटर्न PYQs में फॉलो हो रही हैं, जो लैंग्वेज आ रहा है वो ओवर द ईयर सेम ही रहता है। क्वेश्चन बदलता है, क्वेश्चन के थीम्स बदलते हैं, बट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग एनी क्वेश्चन राइट और रॉन्ग, UPSC हैज़ केप्ट इट सेम। तो ट्रस्ट की जो चीज़ें पहले वर्क की हैं, जिस तरीके से PYQ एनालिसिस बाकी सबों के फेवर में वर्क किए, आपके फेवर में भी करेगी। मेरी वाली गलती ना करें, ये डिसबिलीफ ना दिखाएं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो डिसबिलीफ मैंने 3rd अटेम्प्ट में दिखा दिया, फिर जब मैं 4th अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम देने गई, मैंने वही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरे नॉलेज बेस में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ था आफ्टर माई 2nd अटेम्प्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैंने 2nd अटेम्प्ट में ही सारे बुक्स को, स्टैटिक बुक्स, रिसोर्सेज सब पढ़ लिए थे, तो मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है अपने 4th अटेम्प्ट में। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि मैंने सबसे कम पढ़ाई अपने 4th अटेम्प्ट में ही की है, क्योंकि मेरा पैरेलली मेरा स्टेट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो मेरे पास टाइम क्रंच था। बट वो जो 3 साल से मैंने वो चीज़ें रिवाइज़ की हुई थी, स्टैटिक की चीज़ें थी, दैट वाज माय नॉलेज बेस। और जो PYQs के थीम एनालिसिस थे, और जो मैंने वो सीखा था कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना, ये क्वेश्चन यहाँ सही होता है, यहाँ गलती होती है, मैंने वो सारे क्वेश्चंस में इस बार अप्लाई कर दिया, एंड विथ गॉड ग्रेस आई हैव सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। मैं बहुत सारे समय पे बॉर्डर लाइन पे रुक गई हूँ, बट इस साल मेरे 110+ मार्क्स हैं प्रीलिम्स में, और ये तभी हो पाया जब मैंने सेल्फ बिलीव दिखाया कि जो चीज़ें लास्ट ईयर से काम करी हैं, इतने साल से टॉपर्स ने यूज़ करा है, वो मेरे ईयर पे भी काम करेंगी। सो प्लीज़ हैव फेथ इन द प्रोसेस, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, एंड जस्ट अप्लाई द लर्निंग्स फ्रॉम द PYQs। कमिंग टू, मैंने 4 साल में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी मेरी जर्नी हो गई, तो मैंने खुद को मोटिवेट कैसे रखा। तो मैंने जब 1st अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, क्योंकि इट वाज माय ड्रीम कि आई विल कम एंड क्रैक द एग्ज़ाम इन 1st अटेम्प्ट, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था संभलने में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो आई थिंक वहाँ पे फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पेरेंट्स वेयर माई बिगेस्ट सपोर्ट, जहाँ पे उन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट करा कि अच्छा कोई बात नहीं, 1st अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2nd अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी करी है तो आप कर लोगे, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स का मुझे एग्जाम्पल देते थे जो मल्टीपल प्रीलिम्स फेलियर हुए हैं, जैसे शक्ति दुबे मैम, अपाला मिश्रा मैम, इशिता किशोर मैम। तो मेरे पेरेंट्स भी उनका एग्जाम्पल देते थे कि देखो वो लोग भी मल्टीपल प्रीलिम्स फेल हुए थे, बट वो घबराए नहीं और उन्होंने अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्रैक किया, तो तुम भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो टॉपर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं वो काफ़ी इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग होते हैं। मैंने भी उनसे ही सीख के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आई वुड लाइक टू थैंक DKT प्लेटफॉर्म और ऑल द अदर टॉपर्स भी जो हमारे साथ स्टोरी शेयर करते हैं और आगे के एस्पिरेंट्स के लिए वो काफ़ी यूज़फुल और इंस्पिरेशनल होती हैं। तो मैं उन सबको सीखती थी, देखती थी, और मैंने अपना 2nd अटेम्प्ट दिया। जब 2nd अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैं उसके बाद काफ़ी डिवास्टेटेड हो गई थी कि अब तो मेरा नहीं होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं स्टेट PCS का एग्ज़ाम दूँ अपना, ताकि वो मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली चीज़ नहीं थी। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया, किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि आपको यही चीज़ें करनी है। इट वाज मोर ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस वाली चीज़ थी मेरे लिए, जहाँ पे मुझे अपना सेल्फ वर्थ वापस पाना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने अपने 2nd और 3rd अटेम्प्ट के बीच में BPSC का सिलेबस देखा, मेरा जो स्टेट सर्विस होता है कि वहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे उसको चीज़ों को करनी है। तो मेरा जब 3rd अटेम्प्ट हो गया प्रीलिम्स का और वहाँ पे नहीं हुआ, तो मैं 2nd और 3rd अटेम्प्ट के बीच बस सोच रही थी कि मैं दूँ या नहीं दूँ, या 3rd अटेम्प्ट प्योर सोलली मैं UPSC को फोकस करके दूँ। बट जब मेरा 3rd अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से, जो मैं अपना बेस्ट दे सकती थी UPSC को। रिसोर्सेज वाइज, स्टैटिक्स जो मैंने पढ़ाई करी है उसके वाइज मैंने वो सब कर लिया। तो मैंने जब 3rd अटेम्प्ट का प्रीलिम्स, मुझे आज भी याद है, वो मई में हुआ था, नहीं हुआ था मेरा, तो सितंबर में मेरा BPSC का प्रीलिम्स था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं 2 महीने सिर्फ BPSC के प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करा, क्योंकि थोड़ा UPSC से अलग पैटर्न होता है। BPSC के थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और थोड़े बिहार स्पेशल क्वेश्चंस भी आते हैं, करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं। तो मैंने उस डायरेक्शन में पढ़ाई करी और विथ गॉड्स ग्रेस मैंने वो क्वालिफाई कर लिया।
वो चीज़ जब मैंने क्वालिफाई करी तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो मेरा प्रीलिम्स का नॉलेज है वो मेरा कहीं पे काम आ रहा है, और मैंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद मैंने उसका मेंस लिखा जो जनवरी में हुआ। उसके बाद उसका इंटरव्यू आया और मैं बीपीएससी में 69 बीपीएससी में आई गॉट सेलेक्टेड। तो जब मेरा 69 बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो मुझे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था मेरे लिए, और मुझे लगा कि अब मैं ये चीज़ें बहुत आराम से कर सकती हूँ। तो जब मैंने अपना 4th अटेम्प्ट दिया यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो मैं काफ़ी रिलैक्स्ड वे में दिया कि आई हैव समथिंग एज माई बैकअप ऑप्शन, कि अगर यहाँ पे नहीं होता है तो मैं उधर भी जा सकती हूँ। तो मैंने बहुत आराम से खुशी के साथ वो अटेम्प्ट दिया, और मुझे लगता है कि आप अगर काम और कंपोज स्टेट ऑफ माइंड में एग्ज़ाम देते हो तो आप जो अच्छा परफॉर्म करते हो। बट अगर आप एजिटेटेड रहते हो या बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर वो बैकफायर कर जाती हैं चीज़ें और आपका माइंड फोकस नहीं कर पाता है। तो मैंने खुद को भी यही बोला था कि 3 अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार नहीं होगा। तो उसका आप अच्छा चीज़ सोचिए कि 3 बार तो नहीं हुआ, इस बार क्या बेटर हो सकता है, इस बार बेटर हो सकता है, क्या पता हो ही जाए। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में घुसे, कोई भी पास्ट बैगेज को एग्ज़ाम में ना लेके घुसे, और अपने पेरेंट्स से हमेशा बात करते रहें। कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सराउंड योर सेल्फ विद वेरी पॉजिटिव पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं इस जर्नी में जिन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प किया है, बी इट इमोशनली और इन माई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिलीज इन दिस यूपीएससी जर्नी। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हैव सेल्फ बिलीव, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, प्रैक्टिस करें, और जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं उससे ना घबराएं। अल्टीमेटली जब आप चीज़ों को रेगुलरली करते रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लेंगे। एंड आपको ये रियलाइज़ होगा अंत में कि जो हम सेल्फ इतना क्रिटिसिज्म कर देते हैं वो हमारे को ज़्यादा नेगेटिव बैकलॉग्स लाते हैं हमारे दिमाग में। तो प्लीज़ हैव वेरी पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस लाएँ आप अपनी लाइफ में, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर 3 फेलियर्स के बाद मैं ये कर सकती हूँ तो आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं। जस्ट अपने पे फेथ बनाए रखें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम साइकिल में आगे बढ़ते रहें, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, एंड मे यू ऑल विन इन लाइफ। एंड व्हेन आई टेल you all win in life, I am not telling you to crack any particular exam, because exam is just one part of life. Do not make it your whole life. Spend good time with your family, pursue your hobbies, do things whichever you like, and please enjoy life. जो यूपीएससी की जर्नी है काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि बहुत जितने भी स्टेजेस हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के वो अनप्रिडिक्टेबल है। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे सेलेक्ट होगे, कहाँ पे आप साइकिल से आउट हो जाओगे। तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2 अटेम्प्ट तो बहुत सोल फोकस के साथ यूपीएससी के देने चाहिए, बट आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स यू शुड लुक फॉर अ प्लान बी, ताकि जो वो वाली चीज़ मैंने बोली ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ कम होने लगती है, एक सेल्फ वर्थ वाली चीज़, वो आपको बहुत वहाँ पे हेल्प करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगी। सिमिलरली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, अगर हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो हमें वो चीज़ें थोड़ा ख़राब लगने लगती है कि अब घर वालों से कैसे पैसे मांगे। तो अगर आप ORN में रह रहे हैं जो जहाँ पर रहना काफ़ी कॉस्टली है, तो प्लीज़ अगर आप उन चीज़ों के हिसाब से भी सोच रहे हैं, और ये चीज़ें ट्रस्ट में पढ़ाई में एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है जहाँ पे आप हर चीज़ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो एक अगर आपके पास इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाएगी तो आपकी प्रिपरेशन को ईज आउट करेंगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि जब हम लोग प्रिपरेशन में आते हैं तो अपने फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैंने भी किया, और मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, लाइक मुझे सोने में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, मैं सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ जो भी आपका वर्किंग आवर है या स्टडी आवर है उसमें से आप फिज़िकल हेल्थ पे भी काम करें। 1-2 घंटे ज़रूर कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें। फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और हाई होगी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, प्लस आप जो दिन भर बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट से भी आपको एक ब्रेक मिलेगा। आप पार्क में जाएंगे, आपको अच्छा फील होगा, एंड यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। आप उस समय कुछ अच्छा भजन सुने, गाना सुने, या कोई पॉडकास्ट सुने जो आपको अच्छा लगता है। तो जो आपके जो मोनोटोनस एक डेली रूटीन हो गया उसमें ये बहुत अच्छा ब्रेक लेके आएगा। एंड प्लीज़ मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें,
मुझे याद है कि मैं हमेशा ऐसे बहुत ज़्यादा रोते रहती थी कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बट अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पाइलअप होते जाता है आपके दिमाग में कि मैं पूरे टाइम रोए जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा किसी से इंटरेक्शन करने का मन नहीं कर रहा है। इस फेज़ में आप क्या करें कि प्लीज़ टॉक विथ योर फैमिली, टॉक विथ योर फ्रेंड। आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जिससे कि मैं हमेशा बात करती थी और वो मुझे हमेशा समझाते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे चीज़ों को करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। तो प्लीज़ हैव वेरी गुड कंपनी अराउंड सेल्फ, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल जो आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें कोई सुन नहीं रहा होता है। अगर हमें कोई सुनने वाला मिल जाता है ना कि वो जस्ट सुन ले, तो हम अपनी चीज़ों को फिगर आउट कर पाते हैं। तो मुझे जब भी लगता था कि मुझे बहुत ओवरवेलमिंग हो रही है सारी चीज़ें, तो मैं डायरी भी लिख लेती थी। जब आप डायरी भी लिखोगे तो इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू हैव वेरी गुड एंड हेल्दी हैबिट्स, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैंने 3 साल में, क्योंकि मैं कॉलेज में एक बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं बहुत ओवर इंथुजियास्टिक टाइप की लड़की थी कॉलेज में। बट मैं जो 3-4 साल यूपीएससी प्रिपरेशन में दिए तो मेरा कंप्लीट सोशल कट ऑफ हो गया था कि मैं कोई डिबेट्स में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा पर्सनैलिटी काफ़ी डिग्रेड हो गया है। मैं जैसे लोगों से बात कर पा रही थी, मैं वो अब नहीं कर पा रही हूँ। तो इंटरव्यू के समय में मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने अपना डिबेटिंग सोसाइटी वाली चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखा, क्यों मैंने अपना स्पीकिंग स्किल पे और काम नहीं किया। तो इवेंचुअली क्योंकि वो मेरे अंदर मैं कॉलेज के समय कर रही थी, तो थोड़े टाइम में वो फिर मैंने रेक्टिफाई कर लिया। बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन में अपनी पर्सनैलिटी को डिग्रेड ना करें। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ अच्छी बातें देखते रहें और हमेशा ये ट्राई करें कि हर डे मैं अपने को कैसे अच्छा बना रही हूँ। अगर आप हर डे खुद पे काम करेंगे और अपने को अच्छा बनाएंगे तो ट्रस्ट में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगा। जब हम प्रोसेस को इंजॉय करते हैं ना तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। बट जब हम प्रोसेस से दूर भागने लगते हैं या हमें प्रोसेस बहुत मोनोटोनस लगने लग जाता है तो रिजल्ट कभी भी फेवर में नहीं आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वर्क इक्वली ऑन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ एंड रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज व्हेन नीडेड। तो समटाइम्स इतना ज़्यादा वो चीज़ें मेरे लिए हो जाती थी, ओवरवेलमिंग हो जाती थी, फेलियर इतना ज़्यादा हो गया था और वो चीज़ें पढ़ के समझ नहीं आता था कि अब क्या करूँ आगे, क्या ना करूँ। तो मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई थी और एंग्शियस रहने लग गई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और नींद नहीं आ रही थी तो मैं फिर अगले दिन फोकस नहीं कर पा रही थी डेली टारगेट्स पे। तो फिर मैंने मतलब डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर डॉक्टर्स ने मुझे 1-2 जो होते हैं स्लीपिंग टैबलेट्स भी रिकमेंड किए थे। मैंने उसको रेगुलरली नहीं खाया है और ना ही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरा सुन के उसको खाएं। प्लीज़ हैव अ कॉल विद योर डॉक्टर एंड देखिए कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। बट मैंने कुछ टाइम के लिए उसको यूज़ करा था जस्ट टू हैव दैट सेंस कि माई माइंड इज़ एबल टू स्लीप। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ में भी नहीं आती हैं। आप मुझे आज कैमरा के उस साइड देख रहे हैं, जब भी मैं भी कैमरा के जब इस साइड थी तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये सारे चीज़ों को मैंने भी फेस किया है और हर कोई फेस करता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना घबराएं। और जब मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराने लग जाती थी तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मिरथी, मैं उनकी कुछ पंक्तियों को कुछ पढ़ लिया करती थी जो मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो इट्स वेरी ट्रू कि अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। एंड जिस दिन रिजल्ट आएगा और आप PDF में अपना नाम देखोगे ना, वो जो मोमेंट होता है उस मोमेंट में आपका जो भी स्ट्रगल रहा है 4-5 साल का वो सारा वर्थ लगता है। व्हेन यू सी हैप्पीनेस एंड प्राइड ऑन योर पेरेंट्स फेस, और जब आप देखते हो कि जैसे मैं अपने गांव गई तो जिस प्यार से सारे लोगों ने मेरा वेलकम किया और जितना प्यार मुझे दिखाया, उस समय वो सारी चीज़ें वर्थ इट लगती हैं और इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आता है लाइफ के लिए। तो प्लीज़ हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ। बार बार कोशिश करें, अगर आपसे नहीं भी होता है तो शिफ्ट टू अ प्लान बी एंड
सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड वो चीज़ देखें कि जब वो चीज़ होगी तो क्या वो मेहनत बहुत वर्थ लगेगा। तो उस मोमेंट के लिए इफ़ यू वांट टू ट्राई सो प्लीज़ ट्राई एंड ट्राई वेरी पॉजिटिवली एंड इन एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हैव ग्रैटिट्यूड इन लाइफ एंड आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट इन योर लाइफ।